गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। अपनी क्लासेस में आपका डीएस क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको फिर वही चीज़ें रिपीट करूंगा जो 9.1 में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली है और कुछ चीज़ें अपनी बची हुई हैं, राइट। तो हम लोग किस क्वेश्चन से पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 12 से करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर आज हम 12 लेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या देखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई जो मैंने आपको पढ़ा दिया अभी तक के सिलेबस में उसको आप रिवाइज़ करते रहें, जिससे क्या है कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो कंटिन्यू चलेगी और आपको जो भी चैप्टर्स होंगे वो आपके माइंड से स्किप नहीं होंगे, आपको भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो आप उनको भी करते रहे। फिर मैं कंबाइंड टेस्ट भी आपको दूंगा, इस वजह से फिर वैसे तो मैं टेस्ट वगैरह ले रहा हूँ लेकिन फिर मैं कंबाइंड टेस्ट भी आपका ले लूँगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप रिवीजन करते रहें और जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट है हमें, क्लियर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 में पार्ट 5 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और उसमें ध्यान देंगे क्वेश्चन में लिखा क्या है। चलिए समझिए, सुनिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. चलो वो जाने दो, पहले तो लिखेंगे from the top of 7 मीटर हाई बिल्डिंग। पहले तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग का टॉप बना लो। तो हमने बना लिया 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना लिया। 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाने के बाद चलिए ध्यान दीजिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग। ये मैंने बना ली आपके सामने बिल्डिंग, ठीक। समझने की एक चीज़ समझाऊंगा मैं, बहुत जल्दी में नहीं हूँ, आराम से एक वर्ड समझिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, ये बन गई 7 मीटर बिल्डिंग। इसके टॉप से, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। चलिए अब हम लोग बनाएंगे, ध्यान देना कि हमने किया क्या है, किस प्रकार से करेंगे। चलो भाई एक बना लो, हमारे पास क्या होगा, टावर। उसने ये नहीं बोला कि इस बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा है, समझना, उसने बोला है अलग से टावर। फिर से समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से जब तक समझेंगे जब तक आप डायग्राम नहीं बना पाएंगे। और मैंने पहले भी कहा इस क्वेश्चन का सब कुछ क्या है, सिर्फ डायग्राम है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, ठीक। तो यदि एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो कैसे बनेगा, समथिंग ऐसा बनेगा। अभी अपन बना रहे हैं, सिर्फ सोचते हैं, ठीक। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। हाँ, अब ये इसके फुट पे नहीं आ रहा है, केबल टावर के टॉप पे जा रहा है। मतलब बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप तक का। इसको थोड़ा सा आप चाहो तो बिल्डिंग को कम कर लो, इससे प्रॉपर डायग्राम बन जाएगा, राइट। तो ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ से एक लाइन तो बनाना पड़ेगा ना। तो ये बन गया एंगल 60 डिग्री का, जो बिल्डिंग के टॉप से क्या है, टावर के टॉप तक जाएगा। क्लियर हुआ? इस प्रकार से हम लोग उसको सेट आउट करेंगे और देखेंगे कि इस प्रकार से है कि नहीं है। क्या कहा, बिल्डिंग के टॉप से केबल के टावर के टॉप तक लिया। तो ये बन गया अपना ए, ये बन गया बी, ये बन गया सी, ये बन गया डी और ये बन गया ई। अब आगे पढ़ें। अब आगे ये लिखा हुआ है कि जो ये वाला पॉइंट है, मतलब ये तो पूरा का पूरा टावर है। तो उसने बोला कि जो 7 मीटर फ्रॉम, उसने बोला ना फ्रॉम, और फ्रॉम मतलब किसी एक पॉइंट से बारे में बात कर रहे हैं। जितनी सारी चीज़ें जो बनेंगी एग्जाम में या डायग्राम में वो सिर्फ एक ही पॉइंट से लेना है। तो हमको क्या लेना है, उसने फ्रॉम लिखा, फ्रॉम 7 मीटर टॉप बिल्डिंग। तो 7 टॉप बिल्डिंग से ही ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और यहीं से एक एंगल बनेगा, यहीं से एक एंगल बनेगा डिप्रेशन। तो डिप्रेशन कैसे बनेगा, डिप्रेशन ये एंगल है। अब ये एंगल डिप्रेशन तो डायरेक्ट कहलाता नहीं है, जब तक उसको यहाँ से यहाँ ज्वाइंट नहीं करोगे। ये एंगल है डिप्रेशन, शायद 45 डिग्री दिया है। अब यही 45 का ऑल्टरनेट एंगल कहाँ होता है, यहाँ। मतलब ये लाइन पैरेलल है तो इसका ये ऑल्टरनेट से 45 हो जाएगा। तो ये 45 है तो ये भी 45 से ऑल्टरनेट हो गया, मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन से ये आ गया। अब हमको दो ट्राइंगल मिल गए। एक ट्राइंगल मिलेगा CEA जिसमें ये हाइट है, ये बेस है। ये ट्राइंगल मिलेगा ABD जिसमें ये बेस है और ये हाइट है, ये 7 है
तो ये भी कितनी हो गई 7। इसको ले लेंगे सिर्फ h, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक h, ये 7, और बेस को कितना ले लोगे x। क्यों? क्योंकि ये से x है तो ये वाला बेस भी कितना होगा x होगा। तो यहाँ लिख लेंगे EA इज इक्वल टू DB, बोथ आर x। फिर हम ले लेंगे DC, तो DC में क्या क्या लिया है CE और प्लस DE, तो CE कितना लिया है h है और DE कितना है 7 है। तो ये मिलाकर हमारे पास इस तरीके से ये आ गया DC। अब क्वेश्चन में पूछा क्या, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है उसने आपसे डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट मतलब आपको पूरी निकालना है C से लेकर D तक, जिसमें से 7 ये दी है, सिर्फ h आपको निकालना है। चले करें, चलो लगाओ। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे सबसे पहले CEA। CEA में हमारे पास E पर कितना है 90 डिग्री है, राइट, और A पे कितना है 60 डिग्री, मतलब ये थीटा की वैल्यू। फिर वही कहानी कि भाई यहाँ पर h दिया और बेस है, हाइपोटेन्यूज से मतलब नहीं है, तो लगाएंगे क्या, अपन लगाएंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, तो परपेंडिकुलर कितना है h है, बेस कितना है, तो ये बेस x लिया था, इतना छोड़ दो। अभी किसके साथ क्या इक्वेट करेंगे अभी कंफर्मेशन नहीं है। नाउ यूज अनदर ट्राइंगल। इन ट्राइंगल आप कौन सा लेंगे ए, कुछ गड़बड़ किया क्या उसने, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग के फुट ऑफ द टावर, वो सब सही तो है, चलो ठीक। अब क्या होगा हमारे पास, अब ले लेंगे इन ट्राइंगल ABD। ABD, तो AABD में एंगल B कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो फिर वही कहानी कि tan 45 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 45 ही है हमारे पास, शायद मैंने उस टाइम देखा नहीं था, राइट 45 ही है। तो tan 45 बराबर क्या होगा बेस, तो AB अपॉन, अब फॉर्मूला बता चुके तो उसको अलग से फॉर्मूला बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो AB कितना है 7 है, DB कितना है x है, tan 45 1 होता है, x इंटू 1 ये हो गया, 7 सेंटीमीटर हाइट आ गई। इसी 7 को यहाँ पुट कर दोगे x की वैल्यू, तो ये 7√3 हो जाएगा। तो ये आ गया 7√3 इज इक्वल टू h। अब आपको क्या चाहिए टोटल हाइट, तो यहाँ लिख लो टोटल हाइट ऑफ द टावर। टावर की टोटल हाइट चाहिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा DC इज इक्वल टू h प्लस 7। तो h की वैल्यू क्या निकाली हमने 7√3 प्लस 7, तो 7 कॉमन ले लो तो बचा क्या √3 प्लस 1। तो ये आपके पास आंसर निकल कर आ चुका है जो हमको चाहिए था। क्लियर हुआ सभी को? तो ये मैंने आपके सामने आंसर निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या शायद डायग्राम बना हुआ है क्या, शायद 13th वाले में नो डायग्राम नहीं बना, बनाना पड़ेगा, ठीक है। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर टॉल लाइट हाउस, ठीक पढ़ेंगे पहले। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। ठीक है, मान लो सबसे पहले अपन ने क्या बना, एक लाइट हाउस बना लिया। यहाँ बना लो लाइट हाउस, ये है लाइट हाउस। लाइट हाउस के सामने से ही दो शिप आ रही हैं, तो मतलब बेस में ऐसा होगा, दो शिप होगा तो एक पॉइंट ये बना लो, एक पॉइंट ये बना लो। कन्फर्म भाई, दो शिप है ना, तो दो शिप, एक शिप या तो यहाँ होगी तो यहाँ जाएगी, या तो यहाँ होगी तो यहाँ आएगी। वो क्वेश्चन से पता चलेगा कि वो अवे फ्रॉम द टावर जा रही है कि टूवर्ड्स द टावर आ रही है। क्लियर? अब ये टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी है 75 मीटर ऊंचा टावर है, या जो भी लाइट हाउस वगैरह है उसको यूज़ करेंगे। तो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप मतलब 75 मीटर के टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हम जब 75 मीटर के टॉप से ऑब्जर्व करेंगे मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात कर रहा है, हम नीचे से ऊपर नहीं देख रहे हैं। उसने बोला 75 मीटर लाइट हाउस के टॉप से आपको दो शिप दिख रही हैं, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे पढ़ेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स 30 एंड 45। ठीक, अब उसने बोला पहले 30 फिर 45। अब ये कंफर्म नहीं है कि 30 पहले पॉइंट पे बनेगा कि बाद वाले पॉइंट पे, या बाद वाले के पहले वाले में, कंफर्म नहीं, अभी छोड़ दो। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरे के पीछे, ये भी कंफर्म हो गया। ठीक, साइड ऑफ द लाइट हाउस। ठीक, अब देखो इसमें लिखा है इफ़ वन एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस,
एंगल ऑफ डिफरेंस ऑफ टू शिप्स इतना इतना इफ़ वन शिप इज एक्टिव, ठीक है। अब इसमें लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। अब उसने बेटा ये कहीं नहीं बोला, पहले उसने बोला 30 डिग्री, पहले क्या बोला 30 डिग्री और फिर बोला है 45। अब ये कैसे अरेंज हो कि यहाँ 30 बनेगा कि यहाँ 45, मुझे तो ये नहीं पता ना भाई। यदि मैं 30 यहाँ बनाऊंगा तो 45 यहाँ बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ लूँगा तो अवे फ्रॉम द लाइट हाउस जाऊँगा, और यहाँ लूँगा तो टुवर्ड्स द लाइट हाउस आऊँगा। तो ये कन्फर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे। दोनों में बिग एंगल कौन सा है 45, तो 45 का मतलब है पहले यदि बनेगा तो 30 बनेगा दूर एंगल, तो ये बन गया 30 और ये वाला बनेगा 45, क्योंकि जितना 90 के पास होंगे एंगल उतना ही ग्रेटर होता है। क्लियर? अब तो समझ में आ गया कि टुवर्ड्स द लाइट हाउस जाना है। क्लियर? अब उसने बोला डिप्रेशन, तो डिप्रेशन तो बनाया नहीं, अब डिप्रेशन बनाना सिखा रहा हूँ। देखो ये बनाया, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका ऑल्टरनेट कितना होगा 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री का एंगल। और वो देख तो यहीं से रहा, तो ये भी डिप्रेशन ही है, पर किसका, अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल पूरा इसका ऑल्टरनेट होगा, तो ये वाला पूरा 45 हुआ, तो इसका ऑल्टरनेट ये वाला 45 हुआ। इस तरीके से यदि आप डिप्रेशन नहीं बनाते हो तो आपको मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे बोर्ड पेपर में। क्लियर? चलो ध्यान दो, फिर अब नेमिंग कर लो बेटा, ए बी सी डी। अब दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब हमको ये फाइंड आउट करनी है। एक शिप तो यहाँ थी और फिर शिप यहाँ आ गई, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो इसको ले लो x, और ये पॉइंट से ये पॉइंट कुछ नहीं दिया तो इसको ले लो y। शायद दिया हो, एक बार और देख लेंगे कुछ और दिया है क्या, नहीं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर टॉल लाइट हाउस एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर इतना इतना, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। मतलब उसने बिल्कुल भी नहीं दिया है और हमें निकालना है। चलो कोई नहीं, अब सोचते हैं, करते हैं, करें। चलिए अब कैसे करेंगे हम लोग। अब देखो सबसे पहले तो बेटा ट्राइंगल लो। कौन सा ट्राइंगल लोगे, तो इन ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं। तो ए बी सी में वही कहानी, tan क्या थीटा की वैल्यू, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है ए बी, बेस कितना है बी सी। tan 45 की वैल्यू 1, ए बी 75 दिया है, बी सी वाई दिया है, वाई का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 75 मीटर में आंसर आ गया, तो ये आ गया वाई। अब दूसरा ट्राइंगल चेंज कर लो, तो इन ट्राइंगल ए बी डी आएगा इस बार, ए बी डी। कुछ बच्चे ए बी सी की जगह ए सी डी लेते, बट ए सी डी मत लेना, क्योंकि ए सी डी में राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो आपको लेना ए बी डी ही पड़ेगा, जिसमें ये और ये मिला के बेस बन जाएंगे बी सी प्लस सी डी। तो फिर वही कहानी, अब थीटा चेंज हो गया, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी मतलब 75, डायरेक्ट विदाउट फार्मूला आप बता सकते हो। और ये है बी डी, तो बी डी में y प्लस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन वाई प्लस एक्स। क्रॉस कर दो तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 75√3, और y की वैल्यू कितनी है 75, तो 75 प्लस एक्स, तो 75√3। 75 उधर जाएगा तो 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लो, तो बचा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गई x की वैल्यू, दो शिप के बीच की डिस्टेंस थी। अब आपको अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं कि शिप बिटवीन दिस डिस्टेंस इज बिटवीन द टू शिप्स सी एंड डी, क्योंकि आपने दिखा ना सी डी इज इक्वल टू एक्स से, मतलब कंफर्म हो रहा है कि यहाँ दो शिप्स हैं, क्योंकि दो एंगल अलग अलग बन रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे, ध्यान दो अच्छे से, आप लोग प्रैक्टिस करते रहें घर पे। इसके अलावा भी मैं भी आर डी शर्मा के भी कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं प्रूफ कराऊंगा, उसमें भी कुछ प्रूफ्स होते हैं। पिछले साल तो वैसे एग्ज़ाम में भी कहा जाए तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है शायद, मेरे हिसाब से एग्जैक्ट ध्यान नहीं देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन है, यस 11th क्वेश्चन जो टावर वाला है, जिसमें डायग्राम फिगर दिया हुआ है, सिर्फ वही क्वेश्चन पिछले साल आया था। ऑप्शन में एक क्वेश्चन उसके साथ और था टाइम वाला, जो आगे कराने वाला हूँ 15-16 में। चलो अब देखेंगे 14 में भी डायग्राम दिया है, बहुत अच्छी बात है। डायग्राम दिया तो कोई बात नहीं, बट डायग्राम हमको दिया है तो फिर तो कुछ बनाना ही नहीं है। चलो तो सबसे पहले हम एक बेस बना लेते हैं। ठीक, बेस में बोल रहा था कि भाई यहाँ पर एक गुब्बारा है, गुब्बारा मतलब बलून उड़ रहा है।
थोड़ी देर ये उड़ते उड़ते बलून कहाँ पहुँच गया, यहाँ। अब बलून हवा में तो जाएगा ना बेटा, पर आपके हाथ में उसकी थ्रेड तो होगी ना, और थ्रेड होगी तो कैसे। और कोई व्यक्ति यदि बलून उस कॉर्नर पे उड़ रहा है तो मैं देखूंगा कैसे, ऐसे देखूंगा ना, ऐसे थोड़ी देखूंगा मेरे ऊपर, एग्जैक्ट तो मेरे ऊपर नहीं है ना। तो इस वजह से एंगल का डायरेक्शन जो चेंज हो जाता है। तो पहले बलून यहाँ था, अब बलून यहाँ उड़ रहा है। अब देख लेते हैं देखने वाला व्यक्ति कहाँ पर खड़ा है, एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन। तो ये हॉरिजेंटल लाइन ही कहलाती है, जिसको अपन लेटी हुई होती। तो यहाँ से उड़ के बलून वहाँ चला गया, तो हॉरिजेंटल लाइन में जा रहा है, ठीक। एट अ हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 82 मीटर पे इनकी ऊंचाई है। मतलब ये बलून दोनों सेम ही हाइट पे हैं, तो ये 88.2 मीटर 88.2 मीटर की ऊंचाई पे ये लोग उड़ रहे हैं दोनों, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। फिर क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री आफ्टर सम टाइम, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले तो भाई एक लड़की बना लो, 1.2 मीटर की लड़की होगी, पर उसने ये नहीं बोला कि लड़की की हाइट को हमें यूज़ करना है। 1.2 मीटर लड़की की हाइट तो हम ले लेंगे, पर उसने हमें बोला नहीं है कि लड़की की हाइट आप लो। हम मान भी लें कि 1.2 की लड़की है, उसके एंगल ऑफ आई से बन रहा है, पर उसने ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोला है कि लड़की की हाइट हमें यूज़ करना है। इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि लड़की की हाइट यूज़ होगी, और लड़की की जब हाइट यूज़ नहीं होगी तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपको लेने की कि वो किस प्रकार से आ रही है, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखो, ध्यान दो, मान लो चलो लड़की की हाइट ले लेते, अच्छा चलो कन्फ्यूज़न ख़त्म करो, आपके लिए कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए, चलो ठीक। अब आप एक चीज़ बताओ, मैं ये खड़ा हूँ, मेरी हाइट समथिंग है, टावर होगा यदि तो ज़मीन से लगा होगा, अब मैं देखूँगा। लेकिन यदि बलून है तो क्या बलून ज़मीन से होगा, क्या लैंड से होगा, क्या नहीं। यदि मेरी हाइट है तो बलून मेरे हाथ में होगा, और मैं बलून छोड़ता जाऊँगा तो बलून तो मेरे, जहाँ पर मेरा थ्रेड होगा उसी लेंथ से बलून पहले यहाँ उड़ रहा होगा, फिर थोड़ी देर बाद जाके बलून यहाँ, मतलब उसका लैंड से कोई संबंध, सरफेस से कोई संबंध नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब है लड़की यदि खड़ी भी होगी तो वो 1.2 मान लो ये लड़की की ऊंचाई है। अब लड़की की आंखें कहाँ होंगी, यहाँ। तो लड़की ने पहले इसको देखा, पहले किसी, मान लो ये यहाँ था तो यहाँ जाएगा, यहाँ था तो यहाँ आएगा, तो जो भी था हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं देखा तो ये बन गया 60 डिग्री का एंगल। फिर लड़की ने यहाँ कहीं देखा होगा तो कुछ एंगल बनेगा, देख लेते हैं कितना डिग्री बना रहा है, वो बना रहा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अब मैंने बना दिया, अभी मैं आपको पढ़ा के बताऊंगा कितना क्या है। अभी इसके बाद लिखा है, पढ़ते हैं थोड़ा सा अपन, ठीक है। अब लिखा है 60 डिग्री तो बन गया। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस, और रिड्यूस तभी होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस तभी होगा जब गुब्बारा बहुत दूर चला जाएगा। जब बहुत दूर जाएगा तो हमको ऐसे देखना पड़ेगा, और जब पास में है तो ऐसे देखते। तो जितना ज़्यादा पास में देखेंगे उतना ज़्यादा एंगल 90 के पास में होगा ना, तो हमको एंगल ग्रेटर बनेगा, और जितना दूर देखेंगे एंगल उतना कम होता है। तो रिड्यूस होगा, इसका मतलब बाद वाला एंगल 30 डिग्री का है और पहले वाले का। बट ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि बाद वाला 60 है कि पहले वाला 30 है, कि पहले वाला 30 है कि बाद वाला 60, ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। यही मैं आपको सिखा रहा हूँ, यदि आपने ये लेना सीख लिया ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। उसने एंगल रिड्यूस करने बोला, तो एंगल रिड्यूस तभी होगा जब गुब्बारा बलून बहुत दूर जाएगा। अब बहुत दूर कौन सा, ये है, इसका मतलब यहाँ पर 30 डिग्री और पहले वाले गुब्बारे का बनेगा 60 डिग्री। समझ में आया। तो ये वाले का है 60 डिग्री और ये वाले का, तो अब सब कुछ बन जाएगा। ये है 1.2, इसका हमारा कोई यूज़ ही नहीं है। मान लो यहाँ से हम ले भी लेते हैं बेस, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1.2 और, पर गुब्बारे का संबंध ज़मीन से मतलब ही नहीं है। ज़मीन से मतलब नहीं, क्योंकि ज़मीन से तो गुब्बारा उड़ नहीं रहा ना, उसकी सरफेस की हाइट की आंखों से ऐसे उड़ रहा है, तो फिर वहीं पर हम लोग फ्लाई करते हुए देख लेंगे उसको। तो इसका हमारा कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ हमें ये निकालना है। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABCDE। अब चाहिए क्या, एक बार देख तो लो क्वेश्चन में पूछा क्या। उसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बिल्कुल, उसने कितना इंटरवल बलून ट्रेवल किया, तो C से E तक की डिस्टेंस निकालना है। तो ये हो गई X, ये ले लो आप Y। क्लियर। तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल, आप ले लो ACB में आप कैसे लोगे, ACB में हमारे पास कुछ दिया होगा ना, इस वाले ट्राइंगल में दिया 60 डिग्री, तो ले लो डायरेक्टली tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन
AC और BC 88.2 AC Y है और ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो y इज़ इक्वल टू 88.2 नीचे √3। इतना आंसर बलून उड़ रहा, इतने हाँ ये आ गया इसकी y बेस। अब ले लो नेक्स्ट ट्राइंगल। इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे, वहीं पर ले लें, रहने दो, चलो यहाँ ले लो। इन ट्राइंगल कौन सा वाला, AED। अब AED में क्या होगा भाई, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 88.2 और नीचे पूरा बनेगा y प्लस x, क्योंकि ये और ये मिलाकर बेस होता है। tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब 88.2 है, छोड़ दो कोई बात नहीं, नीचे y प्लस एक्स क्रॉस कर दो, इसका क्रॉस यहाँ कर दो, तो ये y प्लस एक्स, इसका क्रॉस कर दो तो ये हो गया y प्लस एक्स, और इसका करोगे तो 88.2√3 ये आ गया। अब ये 1 और ये 2, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, ठीक। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 88.2√3। अब देखो बेटा y कितना है, 88.2 नीचे √3 प्लस x इज इक्वल टू 88.2√3। ये पॉजिटिव है इस तरफ, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 88.2√3 माइनस 88.2। इसका रैशनलाइज कर लो, 8 8 16 2 18 कट जाएगा, इसका रैशनलाइज कर लो, ठीक है, यहीं पर इससे इजी हो जाएगा मैथ्स। चलो इसका रैशनलाइज कर लो तो थोड़ा इजी कर देंगे अपन। 88.2√3 माइनस में 88.2√3 और नीचे √3 हो जाएगा 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए 2 और 3 9 जा 27 पॉइंट और 3 4 जा 12, तो ये आ गया 88.2√3 माइनस 29.4√3। अब √3 सेम है, तो 88 में से 29.4, 12 में से 4 गए तो 8, 8 की 7, 7 की 17, 17 में से 9 गए तो 8 8 16, 8 की 7, 7 में 58 आ जाएगा, तो 58.8 और √3, तो ये आ गया x की वैल्यू। इस तरीके से आंसर आ जाएगा 58 में। एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर सही है कि नहीं है। हाँ 58√3 वही 58.8, मतलब वो लगभग हमारे पास आ जाएगा आंसर। इस उसने पूरा अप्रॉक्सीमेटली ले रहा है इसको 88 करके उसने पूरा प्रॉपर लिया है, तो अपन ने पॉइंट में सॉल्व किया तो इस तरीके से अपना आंसर आ गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 15th वाला लेते हैं हम लोग। चलो ध्यान दो, हम लोग कौन सा ले रहे हैं, 15th वाला ले रहे हैं। अब 15th वाले जब हम लोग लेंगे तो 15th वाले में क्या, अच्छे से पढ़ लेना बेटा, बहुत अच्छे समझना। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ एग्जाम में और आता है, समझो। अ स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार at angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 minutes later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर लिख लो। ये है टावर, ठीक, ये बना लो A, ये बना लो B। ये है बेस, उसने बोला है कार पहले यहाँ पर थी, फिर कार अप्रोच कर रही है टावर को, इसका मतलब कार इस तरफ आएगी, मतलब एक जगह ये भी होगा और इसको एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट इसको ये ले लो। इतना क्लियर, इतना तो क्लियर कि भाई कार यहाँ कहीं है और कार अप्रोच कर रही है टावर को, तो इसका मतलब पहले कार यहाँ होगी फिर यहाँ होगी। पर बस रहा बात थीटा का, तो थीटा पास वाला बात ज़्यादा होगा, दूर वाला कम होगा, तो लगा लो दिमाग, आ गया आंसर। पहले वाले कितना 30 और फिर कितना 60, तो ये कन्फर्म हो गया कि ये है 30 और ये है
60, पर कंफर्म यही होना है कि ये अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो देख लो क्या लिखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, तो बस कहानी इतने में ही समझ में आ गई कि दोनों डिप्रेशन मतलब वो टावर के टॉप से देख रहा है एक कार को यहाँ, फिर यहाँ, तो ये देखेगा, तो फिर वही कहानी, ये बना लिया, तो इसका ऑल्टरनेट ये 30 हो जाएगा, तो 30, इसका ऑल्टरनेट यहाँ से ले लें, ये वाला ले लो, ये वाला, तो ये हो गया हमारे पास 3 से 3 समझ में आ गई, 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री से ये डिप्रेशन बन गया। इतना क्लियर। अब उसने बोला कि पहले यहाँ था, अब यहाँ पर वो कार को क्या कर रहा है, पहुँच गया, तो यहाँ से टावर तक पहुँचने की उसकी दूरी बताओ। पढ़ लेते एक बार, फिर से पढ़ते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर तक पहुँचना है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एन एंगल डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर तक पहुँचना है उसको विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक वर्ड ये भी आ गया। 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी, ओके, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। 6 मिनट लेटर के 6 मिनट के बाद ही एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हुआ, मतलब पहले कार यहाँ थी, तो जब यहाँ गई तो उसको 6 मिनट लगे, यहाँ से यहाँ तक कार को जाने में 6 मिनट लगे। और एक चीज़ उसने और बोला, यूनिफॉर्म स्पीड, इसका क्या मतलब भाई, ये तो 2 वर्ड मिल गए हमको। अब यही हिंट है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है व्हेन कार कैन कवर द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है कि यदि वो 10 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगी तो नेक्स्ट 10 किलोमीटर भी 1 घंटे में ही जाएगी, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगी, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ कार बी एक्स मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर। किस में ले, मीटर पर सेकंड में ले लो, अब इसने दिया कुछ नहीं दिया है तो अब मीटर पर मिनट में ले लो। क्यों मीटर पर मिनट, क्योंकि उसने मिनट में टाइम दिया ना, 6 मिनट लेटर, मतलब ये मीटर पर मिनट होगा। अपने हिसाब से अपन ने ले लिया, हमको तो उसने डिस्टेंस नहीं बताया ना कि किलोमीटर में, कुछ भी तो नहीं दिया, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको 6 मिनट लग गए। फिर वही कहानी, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड है x, डिस्टेंस पता है क्या यहाँ से यहाँ तक का, बिल्कुल नहीं पता तो डिस्टेंस छोड़ दो, पर टाइम तो पता है ना भाई, टाइम कितना है 6 है, तो 6 × x, तो 6x मीटर में क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, तो ये हो गया 6x। सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला डिस्टेंस नहीं दिया, इसको ले लेते हैं y अपने मन से। इतना तो क्लियर हो गया। अब आपको एग्ज़ाम में आया इसलिए अच्छे से समझो, यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम डायरेक्टली 6 मिनट को डिस्टेंस मत ले लेना, कुछ बच्चे 6 मिनट को डिस्टेंस मान लेते हैं, यार यहाँ से यहाँ तक यार, अच्छा 6 मीटर है, वो मिनट गलत दिया होगा क्वेश्चन में, हो ही नहीं सकता, तो वो मत सोचना, ठीक है। चलो अब यूज़ करें, तो सब चले कौन सा ट्राइंगल ले लें, आप बताओ, ABC ले लें। चलो भाई, ये कोई काम करनी तो मैंने सिर्फ लिखा था ना समझने के लिए। इन ट्राइंगल ABC में क्या है, सीधे लगाएंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, बेटा ये दिया है शायद, हाइट दिया है क्या, एक बार देख लो क्वेश्चन में, नहीं कुछ भी नहीं दिया है, हाइट हमको लेना पड़ेगा, तो हाइट भी ले लो h, इसको अपन ले लेते हैं h, तो सीधा सीधा h अपॉन y, tan 60 की वैल्यू √3, इसको यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि अभी इसको हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक। यहाँ से लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, इन ट्राइंगल ABD में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, AB मतलब h, डायरेक्ट लो कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ 6x प्लस y। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 6x प्लस y। यहाँ जाएंगे तो 6x प्लस y इज इक्वल टू √3h। किसकी जगह पुट कर लें भाई, किसकी जगह पुट कर लें हम लोग, ये है, बना लो इसको, यहाँ ले जाओ, तो हो जाएगा √3y इज इक्वल टू h, मतलब हम h की जगह पुट करेंगे क्योंकि पूरी इक्वेशन x और y के फॉर्म में है, ना तो x दिया ना y दिया ना h दिया, तो फिर हम h की जगह पे बनाएंगे, तो ये हो गया 6x प्लस y
ये √3 ऐसे ही, और h की जगह पुट करेंगे √3y। अब ये 6x + y, √3 3y ले जाके माइनस कर दो तो 6x = 2y, ला के डिवाइड कर दो तो 6x को 2 से डिवाइड कर दो तो 2 3 तो ये आ गया 3x। इतना छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें दिख क्या रहा है, हमें दिख रहा है कि हमें तो ये y का डिस्टेंस ही निकालना है। निकालना क्या है, उसने पूछा है ना फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ, मतलब टाइम निकालना, ये C से B तक जाने में उसको कितना समय लगा। फिर ले लो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यू स्पीड तो सेम रहेगी, यूनिफॉर्म है, तो स्पीड क्या ली थी, x ली थी, तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। अब यहाँ की हमें C से B तक जाना है, हम यहाँ से यहाँ तो ट्रैवल करके आ चुके हैं, पर हमारा मेन मकसद, मेन काम क्या है, C से B आना। तो C से B जब आएंगे तो कितना है, y है, और टाइम तो आपको निकालना है बेटा। अब देखो y = कितना है, 3x है, तो पुट कर दो 3x, और 9 टाइम तो t यहाँ चला जाएगा, 3x के नीचे x, तो ये इससे कट गया, तो टाइम या तो 3 मिनट हो जाएगा। तो टाइम लगा हमको C से B तक जाने में, क्योंकि y हमने डिस्टेंस लिया था और स्पीड तो पहले से यूनिफॉर्म थी, मतलब स्पीड बदल नहीं रही है, स्पीड सेम है। तो हमने डिस्टेंस लिया y और यहाँ से इसको कवर किया, तो 3 मिनट में वो C से B तक पहुँच जाएगा। हम आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगा कुछ आर डी शर्मा के क्वेश्चन भी लेके। ओके, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना, और शेयर तो ज़रूर करना दोस्तों के साथ, और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहा है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, जिससे उसको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।